सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि इससे पहले क्लास 11 के मैथमेटिक्स के लेक्चर में हम लोगों ने समुच्चय निरूपित करने की दो विधियां उस पॉइंट तक हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो बेसिक से लेकर चीज़ों को समझा, फर्स्ट क्लास था वो। आज हम लोग सेकेंड क्लास जो है ये अपलोड कर रहे हैं। तो देखो, सेकेंड क्लास में इस वीडियो सेशन में हम क्या सीखेंगे कि रोस्टर या सारणीबद्ध रूप क्या होता है, समुच्चय निर्माण रूप आखिर होता है क्या। मैंने बताया था ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 रोस्टर विधि को पहले देखेंगे, उसके बाद समुच्चय निर्माण रूप को देखेंगे। क्लियर हो गया ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आप तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो पहुँच सके। क्लियर हो गया। अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर करो बेटा, जितना ज़्यादा शेयर करो, जितने ज़्यादा हमारे वीडियो लाइक्स में आएंगे हम उतना ही अच्छे से और आपके लिए वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है ना। वैसे हमारा पूरा उद्देश्य यही है कि आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करें और साथ ही साथ एक क्वालिटी वीडियो लेक्चर आपके लिए हम लेकर आए डेली। ठीक है ना। चलो, तो आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करते रहना है। हमारे चैनल को बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करना ताकि हमारा जो यह चैनल है वो सभी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है ना। स्टार्ट करें आज की क्लास को। तो रोस्टर या सारणीबद्ध रूप क्या होता है 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोस्टर रूप। ठीक है, अब रोस्टर रूप में क्या होता है, चलो भाई रोस्टर रूप आखिर क्या होता है देखते हैं। तो हेडिंग डाल लेना, वहाँ तक मैंने सिखाया था ना। आखिर ये रोस्टर रूप या इसी को क्या कहते हैं, सारणीबद्ध रूप, ये आखिर होता क्या है। क्लियर। चलो देखते हैं भाई रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। ठीक है, देखो होता क्या है कि जो भी आपको चीज़ें दी हुई होती है उनको सेट करके व्यवस्थित करके रखना ही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को क्या कर दिया जाता है, सूचीबद्ध कर दिया जाता है, सारणीबद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान समझना, रोस्टर रूप में, इस रूप में क्या करते हैं, तो समुच्चय के सभी अवयवों को नोट डाउन कर लेना इसको भाई थोड़ा समझने के लिए और कुछ नहीं। समुच्चय के सभी अवयवों को क्या कर दिया जाता है, सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। कैसे किया जाता है, सूचीबद्ध कर दिया जाता है। अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। कैसे सूचीबद्ध करते हैं उसके भी कुछ नियम हैं, समझते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। अवयवों को एक दूसरे से, जो जितने भी अवयव हैं तो अवयवों को आपको क्या करना है, अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा, अल्पविराम बोलो जिसको, अर्धविराम या अल्पविराम, ठीक है, जिसको कॉमा कहते हैं, यह कॉमा का साइन है। ठीक है, अर्धविराम या अल्पविराम द्वारा पृथक किया जाता है, द्वारा पृथक किया जाता है। तो समझ आ गया क्या करना है कि समुच्चय के सभी अवयवों को आपको सूचीबद्ध करना है और जितने भी अवयव हैं उनमें क्या करना है, उनके बीच में अर्धविराम या अल्पविराम लगा करके उनको पृथक किया जाता है इस विधि में। ठीक है, और सभी को क्या करते हैं, सभी को, उसके बाद क्या करना है, सभी को, इन सभी को आगे लिख लो, और जितना भी अवयव था उन सभी को क्या करना है, उन सभी अवयवों को, उन सभी को मंझले कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक जानते हो, और मंझला कोष्ठक भी होता है भाई बेटा, मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, मंझला कोष्ठक के भीतर लिख देते हैं, मंझला कोष्ठक के भीतर लिख देते हैं। बस यही है रोस्टर रूप। एकदम ही आसान है बच्चों, एकदम ही आसान, चुटकी बजाते ही आप समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा कि 7 से कम, बुक के ही कुछ उदाहरण ले रहा हूँ ना मैं, 7 से कम धन पूर्णांक का समुच्चय लिखो। मैंने क्या कहा, उदाहरण करके लिख लेना इसको बच्चों। उदाहरण है 7 से कम सभी धन 7 से कम सभी सम धन पूर्णांक लिख लो, सभी सम धन पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, ये आपको इसका समुच्चय बनाना है। तो देखो इसका आंसर कैसे करेंगे।
इसका आंसर कैसे करेंगे, क्योंकि हमको रोस्टर रूप में लिखना है। मैंने रोस्टर रूप में बताया भाई आंसर क्या आएगा। देखो सबसे पहले तो 7 से कम जो है, तो 7 से कम सभी सम धन पूर्णांक बोल रहे हैं, तो 7 से कम कौन कौन आता है। 7 से कम में देखो आ जाता है क्या, 6 सम है, और फिर 4, और फिर क्या है 2 से 0 जाएंगी, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता है ना, उसको नहीं लेंगे। धन पूर्णांक लेना है हमको, तो 6, 4 और 2 यही है। अब इनका समुच्चय के रूप में, इनका समुच्चय है, इनको रोस्टर रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे भाई, 3 ठो अवयव हैं, 6 है, 4 है और 2 है। तो क्या करना है, आपको मंझला कोष्ठक बनाना है। मंझले कोष्ठक में इसको 6 को, 4 को और 2 को लिख देना है। मतलब ये जो अवयव हैं उनके बीच में आप देखोगे मैं कॉमा लगा के लिखा हूँ, तो इसका रोस्टर रूप कैसा होगा, तो फाइनल समझ आ गया। रोस्टर रूप इसका जो आंसर होता है ना, उसको मंझले कोष्ठक में लिखते हैं, और जो भी अवयव हैं जैसे 2 है, 4 है और 6 है, तो उनके बीच में कॉमा लगा देते हैं। बस यही रोस्टर रूप है, दैट्स इट। इतना आसान सारणीबद्ध रूप, सूचीबद्ध रूप या रोस्टर रूप इसी को ही कहते हैं। और भी उदाहरण अगर मैं दूंगा कि भाई 42 को विभाजित करने वाले सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, तो 42 को, ये पहला उदाहरण था। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं भाई। दूसरा उदाहरण अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर ले लेते हैं। चलो छोटा वाला उदाहरण, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय लिख देता हूँ। चलो सभी स्वरों का समुच्चय। अब आप क्या करो, इसको रोस्टर रूप में लिखो। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ए ई आई ओ, और क्या होता है बच्चों, यू होता है। ये इसके अवयव हैं। इसके बीच में क्या लगाना है आपको, कॉमा लगा देना है। रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, कॉमा लगा दिए और इनको एक मंझले कोष्ठक के अंदर भर के रख दिए। यही है भैया रोस्टर रूप, एकदम आसान। क्लियर है ना। अभी मैं बोल दूं विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो भाई 1, 3, 5, 7 ये सब विषम प्राकृत संख्या है। तो जितने भी हैं, आपको कुछ 2 उदाहरण मैंने यहाँ रखा, रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ आपको थ्योरी भी लिख के बताया बेटा। ठीक है, क्लियर हुआ, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें आता है एग्जाम में। अब देखो समस्या होता है सर, कभी कभी क्या होता है कि रोस्टर रूप में जो अवयव हैं वो 2 बार आ जाए। ठीक है, चलो एक उदाहरण लेते हैं, तीसरा उदाहरण भाई। रोस्टर रूप में आप सीख रहे हो ना, तो तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। चलो तीसरा उदाहरण मैं आपके सामने लाता हूँ, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 जो है, कि मैंने बोला आपको स्कूल के जो भी अवयव हैं उनको रोस्टर रूप में लिखो। ठीक है, तीसरा उदाहरण नंबर 3, स्कूल शब्द को या स्कूल शब्द को जो है रोस्टर रूप में लिखना है। किसमें, रोस्टर रूप में। स्कूल शब्द को रोस्टर रूप में आप लिखो तो क्या होता है, स्कूल शब्द में कितने अवयव हैं, एस है, सी है, एच है। चलो भाई, एक विद्यार्थी ने क्या किया, लिखना चालू किया, सर ये हमारा आंसर है सर, एस सी एच ओ ओ एल। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बनाया बच्चों आप लोगों ने। किसी का आंसर ये हो सकता है, और किसी ने थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाया और उसने लिखा एस सी एच ओ एल। अच्छा भाई, अब तो कंफ्यूज हो गए हम लोग, इसमें कौन सा होगा, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा बच्चों। तो देखो भाई, मैंने क्या दिया था क्वेश्चन, ये स्कूल दिया था, इसमें 2 ठो जो अवयव हैं वो रिपीट हो रहा है, मतलब एक अवयव जो है रिपीट हो रहा है, कौन है वो, ओ है, वो 2 बार आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसे कंडीशन में आप इस तरह से नहीं लिखोगे, ये गलत मेथड है, ध्यान रखना। दिस इज द करेक्ट वन, ये बिल्कुल सही है। आपको स्कूल यदि लिखना है, स्कूल के अवयव को अगर आप रोस्टर रूप में लिखोगे तो जो भी चीज़ें पुनरावृत्ति में आ रही हैं या जो रिपीट हो रही हैं, उनको आपको समझना है कि जो चीज़ें रिपीट होती हैं उनके लिए भी एक बार बस अगर आपने अवयव को लिख दिया तो बिल्कुल सही है। तो इसमें नोट करके लिख लेना कि किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता, रोस्टर रूप में किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता। नोट डाउन। क्या करना है, समझ आ रहा है क्या? रोस्टर रूप में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति होने पर भी उसे दोबारा नहीं लिखा जाता। लिख दो भाई, रोस्टर रूप में
किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता, किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता। क्लियर हुआ क्या बच्चों यहाँ तक? तो रोस्टर रूप में किसी भी अवयव को आपको डबल नहीं लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है, ये बात समझ लो बस। ठीक है, अब समुच्चय निर्माण रूप में देखते हैं। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, दोनों एग्जाम में आता है। पहला क्लियर हुआ, रोस्टर रूप क्लियर हो गया क्या बेटा? वो रोस्टर रूप में और किसी को डाउट कोई नहीं ना? भाई रोस्टर रूप में जितने भी अवयव रहेंगे उनको आपको अलग अलग करना है और सभी अवयवों के बीच कॉमा लगाना है, उसको मंझले कोष्ठक के बीच में भर देना है, और साथ ही साथ जो भी चीज़ें, जो भी अवयव दोबारा आएंगे उसको 2 बार नहीं लिखना है। सिंपल, क्लियर। चलो आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं समुच्चय निर्माण रूप। दूसरा क्या है? समुच्चय निर्माण रूप। 2 विधि मैंने सिखाया था, 2 विधि आपको पढ़ना है वैसे, है ना? दोनों पेपर में आते हैं, और जो पहला प्रश्नावली ना इसमें से बहुत क्वेश्चन बनेगा। समुच्चय निर्माण रूप में किसी भी अवयव को ना क्या करना है, तो जो भी आपको दे दिया है, ठीक है, उनको आपको अच्छे से जमा करके लिखना है। समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं उसको। जैसे मैं एक उदाहरण, इसमें कुछ थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लो मेरे पास एक उदाहरण है, इसको उदाहरण से समझा रहा हूँ समुच्चय निर्माण रूप को। ठीक है, ये उदाहरण मैंने ले लिया, पहला उदाहरण पहला। मान लो मेरे पास एक समुच्चय है। किसका समुच्चय? समुच्चय देखो जो रोस्टर रूप में लिखा हुआ है ना? रोस्टर रूप में क्या लिखा है मेरे पास? AEIO और U। ये तो समझ गए हो, देखते ही साथ ही समझ गए हो, ये एक समुच्चय है। अब इसको आपको क्या करना है कि आपको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो देखो, इनको देख के आप कहीं ना कहीं इनमें आप उभयनिष्ठ गुण धर्म जो है छांटोगे, सर्वनिष्ठ। इन सभी में कुछ ना कुछ एक ऐसा गुण है जो सभी में है, तो आपको क्या करना है? सर्वनिष्ठ गुण धर्म को यहाँ से देखना है। सर्वनिष्ठ गुण धर्म, कुछ ना कुछ गुण धर्म तो इनमें है भाई, ध्यान से देखोगे। जैसे AEIO और U है, वो है क्या? वो एक्चुअल में अंग्रेजी वर्णमाला के क्या हैं? स्वर हैं। तो आप देखोगे, अरे इसमें ये भी अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, 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 ये भी अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है ना? तो इनमें कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि इनमें कुछ ना कुछ गुणधर्म है, सर्वनिष्ठ है, कॉमन गुणधर्म है। तो बस इसी को समुच्चय निर्माण में लिख दो। ये क्या था? रोस्टर रूप था ना, इसको समुच्चय निर्माण में लिखेंगे तो भाई ये क्या है? क्योंकि ये सबसे पहली बात, ये क्या है? स्वर है। स्वर मतलब वॉवेल है। तो यदि मैं इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखूंगा तो ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे ध्यान से समझना। ABCD किसी भी से दर्शा सकते हैं। मैंने शुरू क्लास में बताया था, किसी भी समुच्चय को आप अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ABCD कैपिटल लेटर में आप दर्शा सकते हो। तो क्योंकि ये क्या है? ये सभी के सभी जो दिख रहे हैं वहाँ पे ये स्वर है। स्वर मतलब वॉवेल, वॉवेल मतलब वी से दर्शा सकता हूँ। आप A भी लिख सकते हो, B भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पता है ये सब स्वर हैं, वॉवेल हैं, इसलिए मैंने V से दर्शा दिया। और V बराबर ये क्या है? V बराबर यहाँ पे जो भी अवयव हैं उसको मान लेते हैं क्या? X। क्या कहा बेटा? इसमें जो भी अवयव इसके अंदर दिख रहा है उसको हम लोगों ने क्या मान लिया? X मान लिया। हाँ भाई, तो V = X। अब X के बाद आपको ये संकेत लगाना है, जिसका मतलब हम लोग जहां पढ़ते हैं X जहां, इस संकेत का मतलब क्या होता है? समझ आ गया ना? X जहां, या कथन के लिए इस संकेत का यूज करते हैं, जो डबल डॉट लगाते हैं ना इस कथन के लिए। तो X क्या है? एक कथन है। या बोल सकते हो X जहां, X क्या है? इनमें जो भी चीज है उसको X मानो ना। तो X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। बस कितना सिंपल है बेटा, समझ आया सभी लोगों को? समुच्चय निर्माण रूप में देखो V = यहाँ पे जो सर्वनिष्ठ गुणधर्म दिख रहा था हमारे पास AEIOU, तो समुच्चय निर्माण रूप में हम लोगों ने उसको, क्योंकि ये समझ आ गया था सर्वनिष्ठ गुणधर्म, हमने छांट लिया कि सर ये तो सभी के सभी क्या है? स्वर हैं, ये तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो हम लोगों ने क्या किया? इसको समुच्चय निर्माण रूप के रूप में लिखने का कोशिश किया। तो हम लोगों ने इसको दर्शाया V से। V मतलब क्या होता है? वॉवेल। वॉवेल को ही हम लोग स्वर कहते हैं। और V बराबर हम लोगों ने इसको जो भी अंदर में चीजें थी उसको X मान लिया। तो X जहां X क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। बस कितना आसान था, कितना सुंदर, कितना आसान। ठीक है, समझ आया सभी लोगों को?
क्लियर हुआ ना? ठीक। अब देखो ये जो है इसको आप कैसे पढ़ सकते हो, तो सभी x, इसको पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, सभी x का समुच्चय जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। समझ आया बात? ये जो है कथन कहलाता है। ये चिन्ह क्या है, जो कोलन दिख रहा है, कोलन का चिन्ह बोलते हैं इसको। ये जो है कोलन का चिन्ह वो कथन को दर्शाता है। और यहाँ पे कथन क्या दिखा है कि सभी x, यहाँ से बोल सकते हो सभी x का समुच्चय, x का समुच्चय, सभी x का समुच्चय जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। कैसे पढ़ना है समझ आ गया? पढ़ना भी आप लोगों ने सीख लिया भाई। एक्स वाई जेड आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हो, यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे भी ए बी सी डी ई एफ जी ले सकते हो। मैंने वी क्यों लिखा, कारण भी बताया मैंने आपको, ठीक है ना? क्लियर हुआ? और किसी को डाउट है क्या यहाँ पे? नहीं ना? नहीं ना? चलो आगे चले, आगे चले। चलो कुछ मैं और उदाहरण देने का कोशिश करूँ क्या बेटा? देखो अगर मैं बोल देता हूँ कि आप किसी को भी समुच्चय निर्माण रूप में लिखो तो आप आराम से लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया, क्या मान लो मैं कुछ संख्या ले लेता हूँ। चलो भाई उदाहरण ले लेते हैं कुछ, है ना? चलो कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। अच्छा उदाहरण भी बुक से ही ले लेंगे। चलो उदाहरण जो आपके बुक में दिया हुआ है, चीज़ों को समझ गए हो ना बस, क्योंकि फिर से मैं वही उदाहरण लूँगा, फिर उसके बाद उदाहरण कराना है। मुझे उदाहरण भी कराना है, प्रश्नावली भी कराना है आपके बुक से, पूरे एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी या एससीईआरटी बोलो, उस बुक से एक एक उदाहरण और एक एक प्रश्नावली हम लोग करने वाले हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, समझ लो बस, है ना? उदाहरण में आ जाएगा, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, एक एक डाउट। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। उदाहरण क्या बेटा? ठीक है, प्रश्न हल करना चालू करें। चलो उदाहरण नंबर 1 से देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 आपके बुक में ये दिया हुआ है। ठीक है, उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया क्वेश्चन में यहाँ पे लिख देता हूँ कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का हल। ठीक है, इसको क्या करना है? समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। इसको क्या करना है? रोस्टर रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जल्दी से हल कर लेते हैं। बहुत आसान है भाई, इसको हमको हल करना है। ठीक है, ध्यान से इसको हल करेंगे। तो भाई ये क्या दिख रहा है हमको? वर्ग समीकरण दिख रहा है, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण को हल करना आप लोगों ने सीखा क्लास 10th में। क्लास 10 में सीख क्या हो ना, द्विघात समीकरण को हल करना। ठीक है, मध्य पद को तोड़कर हल कर सकते हो। मध्य पद को कैसे तोड़ते हैं पता है? अगर नहीं पता तो आपको फिर तो थोड़ा समस्या हो जाएगा यहाँ, क्योंकि मैं डिटेल से वो नहीं बता रहा हूँ, है ना? मैं बस इसको कैसे तोड़ सकते हैं उसको दिखा रहा हूँ। भाई आपके पास यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता है, सीधा सिंपल तरीके से बताऊँ, ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर क्या है? 0। तो ये क्या है? वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आपको ऐसे संख्या को सोचना है। जब मध्य पद को तोड़ने वाला काम करते हो तो ऐसे संख्या को सोचना है जिसका गुणा करने पे ये आए, ए और सी आए, और जोड़ने या घटाने पे आपको यहाँ पे जो संख्या दिख रहा है बी वो आए, बस। ठीक है, इसी को इम्प्लीमेंट करो। मैंने शॉर्टकट बताया, जल्दी बताया ना, ये आता है ऐसा मान रहा हूँ मैं। तो इसको आपको क्या करना है? हमारे पास जो समीकरण दिया है, हल करें इसको। हल करने का तरीका ध्यान से देखना, हल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जो दिया है समीकरण, क्या दिया है जो समीकरण है उसको लिख लो पहले। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है आपको? मध्य पद को तोड़ना है। तो देखो इसको जब गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, ऐसा संख्या सोचना है जिसका गुणा करने पे क्या है? 2 आए, और जोड़ने या घटाने पे देखो यहाँ पे क्या है? एक्स के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 आए। ठीक है, तो ऐसा हमको गुणा करना है, ऐसे संख्या को सोचना है जिसका गुणा करने पे 2 नहीं, ऋण 2 आए, और जोड़ने या घटाने पे 1 आए। अरे तो ऐसा संख्या कौन सा है भाई? ऐसा संख्या क्या है कि जिसको गुणा करने पे ऋण 2 आए? तो हो सकता है वो ऋण 2 और 1। मान लो मेरे पास ये संख्या है। ठीक है, इसको कोशिश किया हम लोगों ने बेटा, देखो ऋण 2 और 1 है। अगर मैं इसको कोशिश करता हूँ गुणा करने का तो ये हो जाएगा ऋण 2। ठीक है भाई, गुणा करने पे ऋण 2 तो आ रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पे ऋण 1 आ जा रहा है। अरे ये तो गलत, हमको जोड़ने या घटाने पे धन 1 चाहिए। देखो धन 1 चाहिए, है ना? तो क्या करेंगे? ऋण 2 और 1 तो नहीं ले सकते हम लोग, क्या ले लेते हैं? 2 और ऋण 1 ले लेते हैं। तो ये जो हम लोगों ने लिया था वो क्या था? गलत था। अब इसको चेक कर लेते हैं। इसको गुणा करने पे देखो यहाँ पे ऋण 2 आएगा, गुणा करने पे क्या आया? ऋण 2 आया, और इसको जोड़ने या घटाने पे देखो 2 धन या 2 ऋण 1 करोगे 1 आएगा। बिल्कुल सही, मतलब हमारे पास जो संख्या है 2 और
1 है, तो इसको बस मध्य पद को तोड़ना है आपको। मैं आपके 10वीं क्लास का भी यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, ये रफ वाला वर्क है। यहाँ पे देखो, अब इसको मध्य पद को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखो प्लस 2x, क्योंकि 2 और ऋण 1 लेना है, फिर माइनस x, ऋण 1 मतलब क्या है, ऋण 1 ठो x, ठीक है, फिर माइनस 2। मध्य पद बीच को बस तोड़ के लिखना है। देखो कैसे लिखना है, तो 2 था तो 2x लिख दिया, फिर ऋण 1 था तो 1 ठो x लिख दिया, बराबर क्या है, शून्य के। अब यहाँ पे देखो आप उभयनिष्ठ निकाल सकते हो आसानी से, इसमें उभयनिष्ठ निकालोगे तो क्या निकलेगा, x निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 बचेगा बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ से माइनस माइनस दोनों में ऋण बस है, तो ऋण को निकाल दो बाहर, अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, ऋण बस निकला, मतलब ऋण 1 ठो बस है ना, ऋण 1 बाहर निकला, तो अंदर क्या बचा, x बचा, क्योंकि ऋण तो बाहर निकल गया, और यहाँ पे भी देखो ऋण बाहर निकल गया तो धन 2 बचा, तो ये हो जाएगा क्या, ऐसा मान आ जाएगा। अब इसको फिर से हम लोग हल किए जब, तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 2 यहाँ पे भी, x प्लस 2 यहाँ पे भी, तो x प्लस 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, फिर x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब एक एक करके, क्योंकि ये 2 गुणनखंड इसके मिले हमको, तो हम इसको हल करेंगे जब, तो देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 2, एक आंसर आया। तथा दूसरा आंसर क्या आएगा, देखो बेटा यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल टू, दिख रहा है ना नीचे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1। यहाँ तक क्लियर हुआ, पूरी चीज़ें समझ आ गई सभी लोगों को, ठीक है। तो x का 2 आंसर निकला, x बराबर क्या निकला, -2, और x बराबर क्या निकला, -1। इसको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो पीछे देखिए, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। x का क्या मान आया, 2 मान आया था, एक तो -2 आया था और एक तो क्या आया था, x आया था। तो क्या बोलोगे, अतः x बराबर हमारे पास क्या मिला, x बराबर 1 मिला था और -2 मिला था, ठीक है। अब इसको रोस्टर रूप में, तो रोस्टर रूप में लिख दो इसको, रोस्टर रूप में। ये रोस्टर रूप में जब लिखोगे ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1, -2। अवयव 2 ठो अवयव मिले हमको, और दोनों अवयव को जब लिखते हैं तो रोस्टर रूप में लिखने का तरीका तो सभी जानते हो ना, रोस्टर रूप में लिखने का तरीका बिल्कुल सभी लोगों को पता है। तो क्या करेंगे, क्लियर हुआ, ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोस्टर रूप में लिखने का। चलो एक और उदाहरण लेता हूँ मैं, उदाहरण नंबर 2 को, उदाहरण 2, चलो भाई उदाहरण नंबर 2 देखो। उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया है कि समुच्चय, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पूरा है, ठीक है। समुच्चय x जहाँ x एक धन पूर्णांक है, क्या है, धन पूर्णांक है, और x स्क्वायर लेस देन 40 है ना, x स्क्वायर का मान क्या है, 40 से कम, को रोस्टर रूप में लिखो। ये बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, रोस्टर रूप में लिखिए। क्लियर हो गया। तो देखो आपके पास क्या है, एक धन पूर्णांक है। अब x के वर्ग का मान, x क्या है, x यहाँ पे एक धन पूर्णांक है, और x का मान, x का जो वर्ग करेंगे वो 40 से कम आना चाहिए, उसको रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। तो धन पूर्णांक है और 40 से कम आना चाहिए। तो सोचो यहाँ पे, ध्यान से सोचो कि भाई हम लोग हल करें, चलो इस सवाल को हल करें। तो x का मान क्या हो सकता है, ठीक है, एक बार सोचेंगे। x का मान जो है एक धन पूर्णांक है, यहाँ पे लिख लेना, x एक धन पूर्णांक है। चलो जो चीज़ बोला गया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। x क्या है, एक धन पूर्णांक है, ठीक है। कंडीशन यहाँ पे क्या लगा है, x का जो वर्ग करेंगे वो 40 से छोटा आना चाहिए। x का जो वर्ग जो होगा वो क्या होगा, 40 से छोटा है। अच्छा भाई, अब ऐसा संख्या सोचो जिसका वर्ग करोगे तो 40 से छोटा है। तो x बराबर, अतः x बराबर एक एक करके चेक करूंगा मैं, यहाँ रफ में दिखा देता हूँ, ठीक है। हमको ऐसा संख्या सोचना है, x का वर्ग जो है 40 से छोटा आना चाहिए। मतलब अगर मैं 1 रखता हूँ, ध्यान से देखो, ये रफ में काम कर रहा हूँ, 1 का वर्ग करूँगा तो वो 40 से छोटा आएगा, ऑब्वियस 40 से छोटा आएगा, मतलब x का मान 1 सही है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, अगर मैं 2 रखता हूँ तो 2 का वर्ग करूँगा तो भी 2 का वर्ग कितना होता है, 4, वो 40 से छोटा, मतलब 2 रखूँगा तो भी सही है। x के जगह में अगर मैं 3 रखूंगा तो 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, वो भी 40 से छोटा, बिल्कुल सही। 4 रखूंगा तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16, वो भी 40 से छोटा, बिल्कुल सही। 5 का वर्ग रख दिया बेटा, देखो यहाँ पे तो 25 आया, 5 का वर्ग कितना होता है 25 भी 40 से छोटा, बिल्कुल सही। 6 का वर्ग कर दिया तो 36 आया, वो भी 40 से छोटा, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं 7 कर देता हूँ, चलो भाई यहाँ 7 कर दिया, तो 7 का वर्ग कितना आ गया, 49, मतलब वो 49 जो है 40 से छोटा है क्या, नहीं ना, इसलिए 7 जो है वो गलत है। मतलब आपका जो x का मान होगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होगा। इस बात को समझ गए क्या, मतलब यही जो है हमारा आंसर है, इसके हिसाब से यही आंसर। अब इसको रोस्टर रूप में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो रोस्टर रूप कैसे किया, बस समझना है, यहाँ पे जो चीज़ दिया था उसको समझ लेना है। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है बेटा, 1, 2,
3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आएंगे और सभी में कॉमा लगा देना है। ये रोस्टर रूप है, बिल्कुल एकदम आसान। किसी को कोई डाउट हुआ क्या? हुआ क्या? नहीं ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। उदाहरण नंबर 3, ठीक है, 2 उदाहरण समझ आ गया सभी लोगों को। चलो आगे देखेंगे उदाहरण नंबर 3 को। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखे तो उदाहरण नंबर 3 देखो, आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, ठीक है। समुच्चय ए जो कि रोस्टर रूप में लिखा है 1 4 9 16 25 डैश 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 लिख दिया है, ठीक है। आगे नहीं बताया है, को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। देखो इसी उदाहरण की बात कर रहा था मैं कि अभी ऐसी कंडीशन हो जाता है तो समुच्चय निर्माण के लिए मैंने आपको तरीका सिखाया था कि आपके पास जो यहाँ पे अवयव दिया रहता है ना, ये अवयव, उनमें किसी न किसी तरह से आप क्या छांटोगे, उनमें कोई ना कोई उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ जो गुण धर्म होगा उसको आपको निकालना है, सोचना है, आपको देखना है यहाँ क्या लग रहा है, इन संख्याओं को देख के क्या लग रहा है, इनमें क्या गुणधर्म जो है आप निकाल सकते हो। तो जरा मैं यहाँ पे देखूँ तो बस रफ में बता रहा हूँ मैं। देखो यहाँ क्या क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान समझना। यहाँ लिखा है 1 4 9 16 25, इस तरह से लिखा और डैश 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 कर दिया है। तो 1 को देखोगे तो 1 किसका है, 1 का वर्ग है, ये 4 कहाँ से आया तो 2 का वर्ग है, ये 9 कहाँ से आया तो 3 का वर्ग है, ये 16 कहाँ से आया 4 का वर्ग है, ये 25 कहाँ से आया तो 5 का वर्ग है। यही क्रम लगातार चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। अब बातें क्लियर हो गई कि भाई ये किसी न किसी का वर्ग है। किसका वर्ग है तो 1 से चालू हुआ है, 1 से चालू हुआ और कहाँ तक गया, आगे जाते ही जा रहा है। मतलब 1 से जो संख्या चालू होता है उस संख्या को क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। मतलब ये जो यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई है 1 4 9 16 25, वो कहीं ना कहीं प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं। क्या है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। तो हमने यहाँ पे निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई ये जो 1 4 9 और 16 25 और डैश 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 लिखा है वो कहीं ना कहीं एक चीज, एक तरह से हमको समझ आ गया कि ये सब के सब प्राकृत संख्या की क्या है, वर्ग हैं। तो आप इसको जब समुच्चय निर्माण रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे, तो देखो इसको कैसे लिखना है मैं सिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो हल करना, हल करने के बाद आपने ये जो चीज़ें सीखी यहाँ पे समझ आ गया कि हाँ भाई हमको क्या दिया है, ए बराबर ये रोस्टर रूप दिया है 1 4 9 16 25 डैश 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 डाल दिया गया है। मतलब इधर और भी संख्याएं गई है, इतना ही नहीं है, संख्याएं और भी आगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक बच्चों? अभी देखो अब ये क्या है, तो भाई हमको समझ आ गया कि ये एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। ये सब क्या है, प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखो a बराबर हम लिख सकते हैं कि x, इनमें जो भी चीज़ है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, x मानते हैं। जहाँ x क्या है, एक प्राकृत संख्या का वर्ग है, एक प्राकृत संख्या का क्या है, ये वर्ग है। तो एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। इतना आपको काम करना है। ये हो गया, समझ आया क्या, क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों? आगे देखिए इसको लिखोगे कैसे, तो भाई प्राकृत संख्या का वर्ग है, ये तो समझ आ गया। कैसे लिखोगे तो x, जहाँ x जो है प्राकृत संख्या का वर्ग है, प्राकृत संख्या का वर्ग, तो x को हम लोग क्या मान सकते हैं, बराबर है किसके, तो n के वर्ग के। मतलब n मतलब क्या है, मान लेते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या है ना। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, और भी सरल शब्दों में लिख दिया, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो आप, बता सकते हो जहाँ ये जो n है ना, जहाँ ये n है वो अवयव है, किसके अवयव है, नेचुरल नंबर के, प्राकृतिक संख्या के। और इसको सिस्टमेटिक तरीके से आप लिखो तो ऐसे लिख सकते हो x, जहाँ x इक्वल टू n स्क्वायर। क्यों इस n स्क्वायर लिखा हूँ, समझ आया? n मतलब क्या है, प्राकृत संख्या। भाई n के जगह में आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, क्योंकि ये डैश 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 कर दिया मतलब आगे चले जा रहा है ये, ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आप इसको अच्छे से इसको लिखो सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ तक। और ये जो जहाँ करके आप इसके अंदर ही डाल दो, जहाँ n अवयव है, ये स्मॉल n अवयव है कैपिटल N का, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आया क्या बच्चों, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम आसान तरीके से मैंने आपको समझाने का कोशिश किया, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो उदाहरण नंबर 4 जो है आपके सामने दिख रहा है। उदाहरण नंबर 4 में दिया है कि समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, यहाँ तक दिया। डैश 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 ऐसा कुछ चीज़ नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया। इसको क्या करना है, आपको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है। अब देखो आपको इसको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है, एकदम अच्छे से समझते हुए चलना बेटा, ठीक है ना। देखो रफ वर्क में मैं यहाँ पे चीज़ों को समझाऊंगा तो ज़्यादा आसान होगा। सबसे पहले क्या लिखा है, 1/2 लिखा है,
ठीक है भाई, 1/2 लिखा है। इसमें अगर मैं 1 को n मान लूँ, ठीक है, चलो आगे और देख लेते हैं, चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। 2/3 लिखा है, फिर क्या लिखा, 3/4, इतने से आप समझ जाओगे। इसमें अगर हम ऊपर वाले को n मान लेते हैं तो नीचे वाला देखो हमेशा n से 1 ज़्यादा है, मतलब ऊपर वाले से 1 ज़्यादा है। इसमें भी देखो अगर इसको मैं n मान लेता हूँ तो ये क्या है, नीचे वाला 1 ज़्यादा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये सब जितना भी नंबर दिख रहा है उसमें उभयनिष्ठ कहीं ना कहीं हमको निकालना है। तो हमने क्या निकाला कि भाई ये जो ऊपर वाला यदि n है तो नीचे वाला n में 1 ज़्यादा है, मतलब n+1 है। ये बात क्लियर है। और n कहाँ से चालू हुआ है, 1 से चालू हुआ है। n तो भाई एक प्राकृत संख्या है, 1 से चालू हुआ है और कहाँ तक गया है, तो कहाँ तक गया है, देखो आखिरी में इसी तरह से जाते गया और 6/7 तक गया, मतलब 6 तक बस गया। n का मान ज़्यादा से ज़्यादा कितना गया, 6 तक गया है, 6 के आगे नहीं गया है। 1 से चालू हुआ है, 1 से बड़ा है, 1 के बराबर या बड़ा है, और 6 के बराबर या 6 से छोटा है। ये बात समझ आ गया। मतलब n का जो मान है वो 1 और 6 के बीच में रहेगा। ये बात समझ आ गया क्या, सॉरी इसको ऐसा लिखना, 1 और 6 के बीच में रहेगा। ये बात क्लियर हुआ। n का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, n का मान 1 और 6 के बीच में होगा। इन चीज़ों को देख के हम लोग समझ लिए। तो मैंने रफ में जो चीज़ें समझाई, क्लियर हुआ क्या आपको। अब देखो इसको आपको आंसर कैसे लिखना है, इसको सॉल्यूशन कैसे बनाना है आप लोगों को, तो बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप जब इसको हल करोगे तो कैसे करोगे, देखो आपके पास ये दिख रहा है अंश में जो चीज़ दिया, पहले उसको लिख लो भाई। हमें दिया गया समुच्चय क्या है, दिया गया समुच्चय, जो समुच्चय आपको दिया गया है वो कैसा है, तो ये ऐसा है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, ये दिया हुआ समुच्चय है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तो ऊपर आप देख के सिस्टम को समझ गए थे कि ये कहीं ना कहीं n, ऊपर वाला यदि n है तो नीचे वाला n+1 है। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में आप कैसे लिखोगे, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये जो है, ये जो समुच्चय दिया हुआ उसमें हम लोग x मान लेते हैं। इन सबको क्या मान लिए, x जहाँ x बराबर है n, अंश जो होगा वो n है, तो हर क्या है, n+1 है। n/n+1 के यहाँ पे जो n जो है वो क्या है, एक प्राकृत संख्या है। n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, और यहाँ तक बात कंप्लीट नहीं हुआ, आपने और आगे बताना है कि भाई n प्राकृत संख्या है और इसको कंटिन्यू लिखना। ठीक है, इधर कंटिन्यू लिखना अगर आपके पास जगह है, यहाँ जगह नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया। और ये n का जो मान है ना, n का जो मान है वो 1 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, 1 और 6 के बीच में स्थित है। तो ये है समुच्चय निर्माण रूप। कितना सिंपल था, यही आंसर है। ठीक है, चीज़ों को आपको समझना है और यही ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखना प्रश्नावली 1 में मिलेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, उदाहरण नंबर 5, उसके बाद जो है प्रश्नावली स्टार्ट होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर है ना। हमारे चैनल के साथ सभी बच्चों को जुड़े रहना है हमेशा, और अंत तक वीडियो को जरूर देखा करो बेटा, बीच में छोड़ के मत भाग जाया करो। होता क्या है ना, आप छोड़ के चले जाते हो, फिर चीज़ें आपको समझ नहीं आती, फिर कितना भी कोई पढ़ा ले आपको हमेशा वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेके अंत तक फॉलो, किसी भी वीडियो को कह रहा हूँ, बस हमारे चैनल की वीडियो को नहीं देख रहे हो, किसी भी वीडियो को अगर आप देख रहे हो, आपको समझ आ रही है चीज़ें, तो अंत से शुरू से अंत तक जरूर देखो, अंत करना जरूरी है। ठीक है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लासेस जैसे ही अपलोड होंगे तो आप अपलोड होगा तो क्या आपको नोटिफिकेशन यदि चाहिए तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बेल आइकन जो दिखता है सब्सक्राइब बटन के बगल में, उसको आपको ज़रूर दबाना है। उससे क्या होगा, जो भी मैं यहाँ पे नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पे चले जाएगा, फिर आप उसको देख सकते हो। क्लियर है ना। चलो 5वां उदाहरण जो है उसको देखते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, उदाहरण नंबर 5 में क्या कहता है कि भाई आपको बाईं ओर का जो रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय है उसको दाईं ओर के समुच्चय निर्माण के रूप में आपको सही मिलान करना है। सही जोड़ी वाला क्वेश्चन है। देखो एक एक करके आप चीज़ों को समझ गए, बेसिक से समझ आ गया होगा तो तुरंत आप आंसर बता सकते हो। देखो फर्स्ट में क्या दिया, प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल देखो ये रोस्टर रूप है, इधर जो दाईं तरफ दिया है वो क्या है, समुच्चय निर्माण रूप है। तो आप प्रिंसिपल शब्द देख रहे हो आराम से, फर्स्ट का डी जो है वो आंसर आने वाला है। फर्स्ट का क्या आने वाला है, डी। क्लियर हुआ क्या, फर्स्ट का कौन सा आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है बच्चों। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखें, फर्स्ट का क्या आ गया, डी। सेकंड देखो
जीरो, भाई जीरो यहाँ पे दे दिया। अब इधर खोजो इसमें से आपको कौन सा ऐसा चीज़ है जहाँ पे जीरो एक्स, जहाँ एक्स एक पूर्णांक है और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन आ रहा है। अरे मतलब यहाँ पे एक्स का मान शून्य रखोगे, यही तो है क्या, एक्स का मान शून्य रखने पर ही वन आएगा, यही पॉसिबिलिटी है, यही पॉसिबिलिटी है। तो ये जो है सेकंड का आंसर क्या आ गया, सेकंड का आंसर आ गया आपके पास क्या, सी। क्लियर हो गया। थर्ड का आंसर देखें, 1 2 3 6 9 18 दे दिया है। 1 2 3 6 9 18 में से आप देखो प्रत्येक क्या है, किसके भाजक है, तो 18 का। ठीक है, 18 को ये भाग दे सकते हैं, एक भी दे सकता है, दो भी, दो नहीं 18, तीन छक्के 18, 6 ती 18, 9 दूनी 18 और 18 एकम 18। तो ये सब क्या है, यहाँ से देखो और इस बाएं पक्ष को देखो और दाएं पक्ष को देखो, तो यहाँ आपको समझ आएगा कि ये जो संख्याएं दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं 18 के भाजक हैं सभी के सभी। क्लियर हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर होगा क्या, ए। थर्ड का आंसर क्लियर हुआ। अच्छा, फोर्थ का देखें, फोर्थ का क्या आंसर होगा, तो फोर्थ में देखो x बराबर 3 और -3, इसलिए 4 का जो फोर्थ का जो मिलान है वो क्या होगा, b से होगा। क्योंकि आप यहाँ पे मान रखो, देखो मान रखोगे, x का वर्ग करोगे और ऋण 9 करोगे, मतलब 3 का वर्ग। यहाँ पे देखो 3 का वर्ग करोगे, x की जगह में 3 रखोगे, 3 का वर्ग -9 करोगे, क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर -3 का वर्ग करोगे तो -3 का वर्ग करोगे, -3 का वर्ग फिर भी क्या आएगा, 9 ही आएगा। फिर 9 -9 करोगे, क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। मतलब ये जो है डी, फोर्थ का जो आंसर है वो क्या है, बी है। फोर्थ का आंसर क्या है, ये बी है। तो इस प्रकार आप सही जोड़ी मिला सकते हो। अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि बेसिक से आप लोगों ने चीज़ों को समझा, बहुत अच्छे आसान तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया। यदि क्लासेस वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, आप अपने सारे फ्रेंड्स तक शेयर करना, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ के और जो भी अदर स्टेट के बच्चे जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं उन सब के लिए मैं कहूँगा कि ये जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हिंदी माध्यम में तथा इंग्लिश मीडियम में दोनों में हम जो है वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहना चैनल के साथ, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, अपने सारे ग्रुप में शेयर करना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब हम प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से रहो, खुश रहो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो।